जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार टारगेट ऑन से। मैं आपका अपना भाई अविनाश पाठी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे और आप अपने आगामी परीक्षाओं के लिए खुद को लगातार मजबूत कर रहे होंगे। आप मेहनत इस तरीके से कर रहे होंगे कि आप आगामी होने वाली सभी परीक्षाओं में बहुत शानदार प्रदर्शन करें, सर्वोत्तम अंक के साथ आप परीक्षा पास करें और आप एक शानदार नौकरी प्राप्त करके अपना, अपने घर परिवार का और संस्थान का भी नाम रोशन करें। आपको पता है कि संस्थान की ओर से मैं आपसे हमेशा इतिहास विषय के साथ मुखातिब होता हूं और हम लोग अपने इस विषय पे कई टॉपिक्स पे चर्चा करते रहते हैं। आज आपके पाठ्यक्रम में आपकी परीक्षा के हिसाब से मैं जिस विषय पे आपसे ताल्लुक करने वाला हूं, इत्तेफाक रखने वाला हूं, उसका नाम है गुप्त काल। और गुप्त काल में आज हम एक विशेष राजा के बारे में चर्चा करेंगे जिसे कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय वह राजा है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। विक्रमादित्य की उपाधि क्या है, कैसे ली जाती है, चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था, कैसे इसने काम किया, इन सारे मुद्दों में क्या इसकी उपलब्धि है, इसने शकों को कैसे भारत से बाहर किया, इन सारी बातों पे आज हम एक एक करके चर्चा करेंगे, उनको समझने, जानने और बूझने का काम करेंगे। आज अगर आप मेरे साथ में इस विषय वस्तु को पढ़ेंगे तो आज के बाद यहाँ से बनने वाले सारे प्रश्नों को आप परीक्षा में हल कर पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। भारत में बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं जो कला के विशेष प्रेमी थे। किसी के दरबार में एक दो खास व्यक्ति पाए जाते थे। दो ही राजा हमारे यहाँ ऐसे हुए हैं जिनके दरबार में साहित्य, कला, औषधि से जुड़े हुए 9 विशेष लोग पाए जाते थे जिन्हें हम लोग नवरत्न कह के संबोधित करते हैं। एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं जिनके दरबार में 9 विशेष लोगों का समूह था जिसे नवरत्न या 9 ज्वेल्स कहा जाता है। ऐसे ही अकबर के दरबार में भी 9 विशेष लोगों का समूह था जिसे नवरत्न या 9 ज्वेल्स कहा जाता है। तो आज हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में एक एक पॉइंट को डिस्कस करने का काम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक भूमिका के तौर पे समझा देता हूं चीजों को, ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, हमारे यहाँ जो गुप्त काल है, इस गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। जो हमारे यहाँ गुप्त काल है, इस गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों इसे प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है? क्या प्राचीन काल में गुप्त राजाओं के पास बहुत ज्यादा सोना था इसलिए इनको स्वर्ण काल कहा जाता है? ऐसा नहीं है। मैंने आपको समझाया भी है, स्वर्ण काल इन्हें कहा जाता है एक तो साहित्य के लिहाज से, यानी इनके समय में साहित्य में बहुत तरक्की हुई थी, और दूसरा स्थापत्य कला में अगर आप देखेंगे तो मंदिर निर्माण कला का जो जन्म है वो इन्हीं के समय में हुआ था। तो मंदिर निर्माण और साहित्य के तरक्की की वजह से इस काल को स्वर्ण काल कह के संबोधित किया जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से पहले भी कुछ राजा हुए, जैसे एक राजा हुआ इनमें जिन्हें कहा जाता है श्रीगुप्त। क्या कहा जाता है? एक राजा हुआ गुप्त काल में, इसे श्रीगुप्त कहा जाता है, और श्रीगुप्त को इस गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है। यानी श्रीगुप्त ने क्या किया है? गुप्त वंश की स्थापना किया है। इसके बाद एक राजा हुआ जिसे घटोत्कच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घटोत्कच कहा जाता है। और एक राजा हुआ जिन्हें चंद्रगुप्त कहा जाता है। ये चंद्रगुप्त जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो चंद्रगुप्त नहीं है, ना एक चंद्रगुप्त मौर्य है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य भी नहीं है, और चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले भी एक चंद्रगुप्त हुए थे, तो इनको हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम कहते हैं। आपको याद करना है, ये जो चंद्रगुप्त प्रथम है ना, इन्हें गुप्तों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें गुप्तों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यानी का माना जाता है कि इन्होंने गुप्तों की वास्तविक संस्थापना की है। देखिए, वास्तविक स्थापना कुछ होता नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज की नींव रखता है तो वो संस्थापक हो गया, और कोई इस पे प्रॉपर बिल्डिंग बना के खड़ा कर दे तो उसको वास्तविक संस्थापक कह के संबोधित करते हैं। बहुत बार आपने सुना, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। वैसे गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। वास्तविक संस्थापक कौन है? वह चंद्रगुप्त द्वितीय। क्यों इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? मैंने आपको सिखाया भी है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना संवत चलाया था, गुप्त संवत 319 ईसा पूर्व ईस्वी में, जब इसका राज्याभिषेक हुआ था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि लिया था। इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था।
इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। यानी एक राजा का सारा काम इसने किया था, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक, कमेंट करके आप बताइए मुझको कि श्रीगुप्त और घटोत्कच ये दोनों किस उपाधि के साथ शासन करते थे। ये दोनों किस उपाधि के साथ शासन करते थे। जैसे मैंने आपसे कहा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि लिया है। ये दोनों किस उपाधि शासन करते थे। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इनका लड़का राजा बना था, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें समुद्रगुप्त कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, समुद्रगुप्त कहा जाएगा। और समुद्रगुप्त को हमारे भारत देश का नेपोलियन कहा जाता है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने कहा है कि ये व्यक्ति भारत का नेपोलियन है। समुद्रगुप्त की जो विजय नीतियां हैं, समुद्रगुप्त की जो विजय नीतियां हैं, उन विजय नीतियों की वजह से, उसकी साम्राज्यवादी नीति की वजह से इन्हें क्या कहा गया है, इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया है। अब समुद्रगुप्त के बाद अगला राजा कौन बना है, तो हमको लिखा मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं वो अगले राजा बने हैं। जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं ये अगले राजा बने हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक विवाद की स्थिति है जो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ध्यान से मेरी बात को समझेंगे तो चीजें आपको और समझ में आ जाएंगी। देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे। हमारे यहाँ अगर आप गुप्तों का अभिलेख पढ़ेंगे, ध्यान समझेंगे, अगर आप कभी भी गुप्तों का अभिलेख पढ़ेंगे, जैसे भीतरी का स्तंभ लेख है जो गाजीपुर में मिलता है, इस भीतरी के स्तंभ गुप्त मतलब अभिलेखों में अलग बात लिखी मिलती है। और एक क्या कहते हैं नाटक है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। कमेंट करके बताइए कि देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है। एक नाटक है देवी चंद्रगुप्तम। देखिए देवी चंद्रगुप्तम में क्या लिखा मिलता है कि समुद्रगुप्त के बाद एक व्यक्ति राजा बना था जिसे कहा जाता है रामगुप्त। क्या कहते हैं, ध्यान समझेंगे क्या बता रहा हूं। समुद्रगुप्त के बाद राजा कौन बना था, तो देवी चंद्रगुप्तम नाटक में कहा गया है कि रामगुप्त नाम का व्यक्ति राजा बना है। जबकि जो इनके अभिलेख हैं, गुप्त काल के जो अभिलेख हैं, जिनमें की गुप्तों की वंशावली का वर्णन मिलता है, तो गुप्त राजाओं ने अपनी वंशावली में रामगुप्त को स्थान नहीं दिया है। यानी जो इनका भीतरी स्तंभ लेख है उसमें रामगुप्त को स्थान नहीं दिया गया है। उसमें रामगुप्त को यह नहीं माना जाता कि ये राजा हुए हैं। देवी चंद्रगुप्तम जो नाटक है विशाख दत्त की रचना है। जो नहीं जानते होंगे लिख लेंगे, विशाख दत्त की रचना है। विशाख दत्त ने रामगुप्त का वर्णन किया है। क्या वर्णन, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं। इस कहानी में क्या बताया गया है, इस कहानी के 3 कैरेक्टर हैं, तीनों आपको याद करके रखने हैं। ध्यान देंगे, एक राजा है रामगुप्त, समझेंगे। ये नाटक क्या कहता है कि समुद्रगुप्त के बाद एक राजा बना जिसका नाम क्या था, रामगुप्त। इनकी एक पत्नी हुआ करती थी जिसका नाम था ध्रुव स्वामिनी। कहीं कहीं पे ध्रुव देवी भी लिखा मिलेगा या ध्रुव स्वामिनी। एक इनकी पत्नी थी, यानी ये क्या हुआ करती थी, ये रानी थी। राजा कौन थे, रामगुप्त, और रानी कौन है, ध्रुव स्वामिनी। ये कहानी पढ़ के आप ये भी जान पाएंगे कि गुप्त काल के जो अन्य राजा हैं वो वंशावली में रामगुप्त का नाम क्यों नहीं लेते हैं। इन्होंने काम ही ऐसा किया है, इनके कर्म ही ऐसे हैं कि लोग इनको अपना पूर्वज बताने में क्या करते हैं, संकोच करते हैं। और समझेंगे, एक व्यक्ति और है जिसका नाम है चंद्रगुप्त। यानी इस कहानी के 3 शीर्षक हैं, 3 कैरेक्टर हैं। एक का नाम है रामगुप्त जो राजा है, ध्रुव स्वामिनी जो रानी है, और चंद्रगुप्त जो कि पहले एक चंद्रगुप्त हो चुके हैं, ये दूसरे वाले हैं, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, इनको चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाएगा। ये एक कैरेक्टर, ये है कौन, तो ये जो रामगुप्त है ना, ये इनके भाई हैं। यानी आप क्या कहेंगे, ये रामगुप्त के छोटे भाई का नाम क्या है, रामगुप्त के छोटे भाई का नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये 3 कैरेक्टर हैं। इन्हीं तीनों कैरेक्टर पर जो कहानी लिखी गई है वो कौन सी है, वो है देवी चंद्रगुप्तम। आइए मैं आपको सिखाता हूं इस कहानी में क्या बताया गया है। आप में से जिन बच्चों ने मेरी समुद्रगुप्त वाली क्लास देखा होगा उनको ये बात पता होगी, और जिन्होंने नहीं देखा है वो जा करके देखने का काम करेंगे। मैंने आपको सिखाया है कि समुद्रगुप्त ने जो विदेशी राजा थे उन विदेशी राज्यों को समुद्रगुप्त ने कैसे जीता था। चाहे हम लोग सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका की बात करें, सको की बात करें, मुरुंड की बात करें, देवापुत्र सासानुसाही की बात करें, जो समुद्रगुप्त के समय में विदेशी राज्य थे उनको समुद्रगुप्त ने जीता। और जीतने के बाद समुद्रगुप्त ने क्या किया था, वहां की कन्याओं से जबरदस्ती अपने राजकुमारों की शादी करा करके रिश्तेदारी करा दिया था। रिश्तेदारी इसलिए करा दिया था ताकि ये लोग दोबारा हम पे अटैक ना करें। अगर अपनी पुत्री की शादी करने के बाद कोई अटैक करेगा तो क्या कोई अपने दामाद को मारना चाहेगा, कोई नहीं मारना चाहेगा। सकों की कन्याओं से
इसको कन्योपायन नीति कहा जाता है। कन्योपायन, शकों की कन्याओं से समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में जबरदस्ती उनकी कन्याओं से अपने कुमारों यानी अपने राजकुमारों की शादी करवा दिया, ताकि भविष्य में शकों के आक्रमण का संकट ना रहे। लेकिन आप खुद सोचिए कि शक लोग इस बात से बहुत आहत थे, क्योंकि समुद्रगुप्त इतना बलशाली था, इतना बलवान था कि उनके अंदर क्षमता नहीं थी कि समुद्रगुप्त से विरोध कर सकते, तो मजबूरन अपनी कन्याओं का विवाह करवा दिया था। जब समुद्रगुप्त नहीं रहा, मौर्य गुप्त सत्ता कमजोर हुई और रामगुप्त नाम का कमजोर राजा गद्दी पे बैठा। जो रामगुप्त है ये कमजोर राजा थे, जब ये गद्दी पे बैठे तो जो शक राजा था उसने उस चीज का बदला लिया। उसने रामगुप्त के पास संदेश भेजा, क्योंकि अब समुद्रगुप्त तो था नहीं और रामगुप्त एक कमजोर राजा है। उसने संदेश भेजा, उसने कहा कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, मैं तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने आ रहा हूं, तुमको तहस नहस कर दूंगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं आक्रमण नहीं करूंगा अगर तुम अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को मेरे पास भेज दो। कितनी अपमानजनक बात कर रहा था, कितनी अशोभनीय बात कर रहा था। एक राजा को क्या करना चाहिए, आप खुद सोचिए, एक राजा को क्या करना चाहिए। एक राजा को तलवार लेकर के युद्ध के मैदान में खड़ा हो जाना चाहिए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी रानी के बारे में ऐसा बात करने की। आज आप जान पाएंगे क्यों अभिलेखों में, वंशावली में रामगुप्त का नाम नहीं आता। रामगुप्त ने कहा ठीक है, हम युद्ध नहीं करेंगे, आप हमारी पत्नी को ले जाओ। कहानी है पूरी देवी चंद्रगुप्तम की, यानी इन्होंने अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को देना जो है वो स्वीकार कर लिया। ये साख पे बट्टा लगने वाली बात थी, लेकिन ये बात जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को पसंद नहीं आई, क्योंकि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। ये चाहता था कि ऐसा ना किया जाए, तो इसने एक योजना बनाई। इसने कहा ठीक है, एक काम करेंगे, शक राजा के पास संदेश भेज दो कि मेरी जो पत्नी आपके पास जाएंगी उनके साथ उनकी सारी दासियां भी जाएंगी। उन्होंने कहा ठीक है, दासी के साथ भेज दो। अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने क्या किया, बढ़िया वाला इसने लहंगा पहना, सुंदर वाली इसने चोली पहना, तगड़ा वाला इसने क्या कहते हैं स्टॉल लिया या चुनरी लिया, बढ़िया लड़की बन करके और डोली में बैठ करके शक राजा के पास चला गया और प्रत्येक डोली में इसने सैनिकों को भर लिया। शक राजा ने रात में जब अरमान के साथ घूंघट उठाया होगा, ठीक, घूंघट उठा रहा हूं, चांदनी रात है, ऐसे सोच के जब उसने घूंघट उठाया तो सामने से निकला चंद्रगुप्त द्वितीय। उसने चाकू लिया था, उसने शक राजा की हत्या किया। शक राजा की हत्या करके अपने सारे सैनिकों के साथ वहां तहस नहस मचा करके वापस आया अपने राज्य, कहां, मगध यानी पाटलिपुत्र। वहां आकर के इसने अपने भाई की हत्या की, क्योंकि इसके भाई ने अपमानजनक बात कही थी और अपनी भाभी ध्रुव स्वामिनी से शादी किया। और अगला राजा कौन बन गया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस परिस्थिति में राजा बना, ये कहानी है जो कहां लिखी मिलती है, विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम में। ये बात कितनी सही है कितनी गलत है ये हमको सिर्फ कहानी में लिखा मिलता है, लेकिन कोई भी गुप्त काल का जो राजा है वह अभिलेखों में, वंशावली में रामगुप्त का नाम नहीं लेता। तो इसीलिए ये बात हमको सही भी मालूम पड़ती है। और अपने पूरे जीवन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शकों से युद्ध करता रहा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने टारगेट बना लिया था कि मुझको भारत से शकों को बाहर करना है। शक जो उत्तर मौर्य काल में यानी गुप्त काल से पहले भारत में आके अपना साम्राज्य बना लिए थे। अब देखिए, पहले की भाभी और अब की पत्नी ध्रुव स्वामिनी को लेकर के शकों ने अपमानजनक बात कही थी। इसीलिए राजा बनने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का टारगेट था कि हमको भारत से शकों को क्या करना है, बाहर करना है, और अंततः ये काम ये करेगा भी। तो इस परिस्थिति में हमारे यहाँ अगला राजा कौन बना, जो हमारे यहाँ अगला राजा बना उसे कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। अभी ये विक्रमादित्य की उपाधि नहीं लिया है, जब विक्रमादित्य की उपाधि लेगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी इसे हम क्या कह के बुलाते हैं, अभी अगला राजा कौन बन गया है, वो बन गया है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो उम्मीद है आपको यहां तक की बात समझ में आई होगी कि किन परिस्थितियों में चंद्रगुप्त द्वितीय क्या बना है, वो भारत का राजा बना है। आइए हम इसके एक एक पॉइंट का पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए बहुत ध्यान से, चंद्रगुप्त द्वितीय को जो सत्ता प्राप्त हुई थी वो 380 ईस्वी में। 375 में समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी। 75 से 80 तक जो रामगुप्त ने शासन किया है, लेकिन थोड़ा रामगुप्त का नाम विवादित है। 380 में गद्दी पर कौन बैठता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, ये 380 में गद्दी पे बैठता है। इसने कब तक शासन किया है, इसने 415 ईस्वी तक इसने क्या किया है, इसने शासन किया है। ये इसका शासन काल है।
अब देखिए इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है, ये एनसीईआरटी में भी लिखा है। अगर आप कभी दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में एक लोहे का पिलर पाया जाता है जिसे कहते हैं मेहरौली का लौह स्तंभ। ये दिल्ली में है, कुतुब मीनार के पास है, तो क्या कहेंगे, मेहरौली से हमको एक लोहे का पिलर प्राप्त होता है, यानी एक बहुत बड़ा लोहे का ऐसे पिलर है। और ये जो लोहे का पिलर है ना, इस पिलर में एक चंद नाम के राजा का वर्णन है। किसका वर्णन है, इसमें चंद राजा का वर्णन है। इसमें लिखा गया है कि चंद नाम के राजा ने ये किया, चंद नाम के राजा ने ये किया। जब हम चंद नाम के राजा का काम पढ़ते हैं तो वो काम लिखा गया है जो काम चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया है। जैसे कहा जाए कि एक व्यक्ति है, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, उन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ाया है, भगत सिंह के बारे में पढ़ाया है, ठीक ना, और क्या कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ाया है, तो आप कहेंगे हाँ ये हमारे चैनल के अविनाश त्रिपाठी ही हैं। तो वैसे चंद नाम के राजा का वर्णन मिला है और इनके वर्णन को पढ़ के क्या लगता है कि ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति काम से पता चलता है ये व्यक्ति चंद्रगुप्त द्वितीय है। यदि कोई पूछेगा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, तो क्या बोलेंगे, मेहरौली के लौह स्तंभ से हमको चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। कहां से मिलती है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमसे जानकारी मिलती है। इन्होंने कौन सी उपाधि लिया है, तो ध्यान देंगे, ये खुद को देवगुप्त कहता था। क्या कहता था, ये खुद को देवगुप्त कहता था, ये खुद को देवराज कहता था, ये खुद को देवश्री कहता था। बहुत ध्यान समझेंगे, देवगुप्त यानी देव शब्द के साथ अगर कोई उपाधि आपको मिल जाए तो आप हमेशा एक लाइन में जान लीजिएगा, अगर देव नाम से उपाधि मिल रही है, देवगुप्त, देवश्री, देवराज, ऐसी कोई उपाधि अगर आपको मिल रही है तो ये सारी उपाधि किसकी है, ये सारी उपाधि जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की है। इसके अलावा इसने कौन सी उपाधि लिया है, इसने विक्रमादित्य की उपाधि लिया है। अभी आगे बताऊंगा इसने कैसे विक्रमादित्य की उपाधि लिया है। अभी बस ये जान लीजिए, ये खुद को विक्रमादित्य कहता था, ये खुद को विक्रमांक कहता था। क्या कहता था, विक्रमांक कहता था, और ये खुद को परम भागवत कहता था। क्या कहता था, ये परम भागवत। इसने परम भागवत उपाधि लिया है, यही से पता चलता है कि भागवत धर्म को फॉलो करता था, यानी ये भगवान विष्णु की पूजा करता था। इतनी सारी उपाधियां इसने लेने का काम किया है। दिमाग में खाली एक बात बनाएंगे, अगर देव नाम के साथ कोई उपाधि हमको मिल जाए तो देव नाम की जितनी भी उपाधियां हैं वो किसने लिया है, वो सब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने लिया है। देखिए फिर पूछा जाएगा कि ये बताइए इनकी राजधानी क्या थी, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि गुप्त काल के राजाओं ने, मैंने आपको पढ़ाया है कि गुप्त काल के जो राजा हैं इनकी राजधानी क्या है, तो गुप्त काल की राजाओं ने मगध से ऑपरेट किया था और इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी, इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्या हुआ करती थी, पाटलिपुत्र। लेकिन ये जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है ना, इनके समय में उज्जैन जो है, उज्जैन बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। इनके समय में उज्जैन बहुत फेमस हो गया था, यानी ये उज्जैन ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त किया। तो कहीं कहीं पे क्या लिखा मिलता है कि उज्जैन जो है ये इनकी द्वितीय राजधानी है। क्या लिखा मिलेगा, उज्जैन जो है वो इनकी द्वितीय राजधानी है। तो याद करके रखेंगे, दो बातें बता रहा हूं। पहला, इनकी राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र, और उज्जैन के बारे में क्या कहा जाता है, उज्जैन इनकी द्वितीय राजधानी है। हालांकि इन्होंने कभी उज्जैन को राजधानी घोषित नहीं किया, लेकिन इनके समय में उज्जैन इतना फेमस हो गया था कि कुछ लोग क्या कहते हैं, उज्जैन इनकी दूसरी राजधानी है। कभी किसी राजा की दूसरी राजधानी होती नहीं है, बस कई बार क्या होता है कि कोई एरिया इतना फेमस है, कनिष्क की राजधानी थी पेशावर, द्वितीय राजधानी क्या हम उसकी बोल देते हैं, मथुरा बोल देते हैं। अकबर की राजधानी थी आगरा, हम बोलते हैं फतेहपुर सीकरी उसकी दूसरी राजधानी है। तो कई बार किन्हीं राजाओं के समय में कोई इलाका इतना फेमस हो जाता है कि लोग उसको दूसरी राजधानी कह के क्या करते हैं, संबोधित करना शुरू कर देते हैं। ठीक, चलिए, तो ये इसका क्या हो गया, परिचय हो गया। अब देखिए बहुत ध्यान से, इसने क्या किया है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, ध्यान समझेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए इसने वैवाहिक नीति का पालन किया है। वैवाहिक नीति क्या होती है, जब कोई व्यक्ति अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए या अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए
आसपास के राजाओं से शादी करके रिश्तेदारी करता है तो इसको वैवाहिक नीति कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने भी वैवाहिक नीति का पालन किया। और समुद्रगुप्त का टारगेट याद करेंगे, उसका टारगेट क्या है? भारत में जो शक है ना, उन शकों को भारत से भगाना है, शकों को भारत से समूल नष्ट करना है। क्योंकि इसकी पहले की भाभी और आज की पत्नी ध्रुवस्वामिनी को लेकर के शकों ने गलत बात किया था। इसके टारगेट में था कि शकों को भगाना है, को भगाना है। और शक जो है वो महाराष्ट्र के आसपास, दक्षिण भारत में ज्यादा सक्रिय थे इसके समय में। तो दक्षिण भारत में शकों को पराजित करने के लिए जो दक्षिण भारत के राजवंश थे, उनको या तो उनके साथ दोस्ती होना बहुत जरूरी था। और ये तो उत्तर भारत का राजा था, इससे तो पटना में राजधानी बनाया था। अब देखिए इसने क्या किया, इसने कुल 3 शादियां किया है। कितनी शादी किया है? इसने कुल 3 शादी किया है। पहले इसने स्वयं की शादी किया। आप क्या बोलेंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्वयं का विवाह, चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्वयं का विवाह नागवंशी कन्या, नागवंश की कन्या थी, स्वयं का विवाह नागवंशी कन्या कुबेर नागा से किया। नागवंशी कन्या कुबेर नागा से किया। किससे किया था? कुबेर नागा से किया था। ये नागवंश जानते हैं? ये जो नागवंश है ना, ये नागवंश वही नागवंश है जिसने बनारस के घाटों का निर्माण किया है। जो आप सुनते हैं 80 घाट, बनारस के मणिकर्णिका घाट, तो बनारस में जो घाट बने हैं वो किसने बनाए हैं? वो इन्हीं नागवंश के लोगों ने बनाए हैं। ये नागों की उपासना करते थे और गले में शिवलिंग टांग के घूमा करते थे। बनारस के आसपास इनका ये था। तो इसने खुद का विवाह किससे किया है? नागवंशी कन्या कुबेर नागा से किया है। अब कुबेर नागा से इनको एक पुत्री भी पैदा हुई थी। कुबेर नागा से इनको एक पुत्री भी पैदा हुई थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्ता। इसका क्या नाम था? इसका नाम था प्रभावती गुप्ता। याद करेंगे प्रभावती गुप्ता क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि प्रभावती गुप्ता का भी इस्तेमाल अभी ये करेगा अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए। तो पहला आपने क्या सीखा? इसने स्वयं का विवाह कहां किया है? तो आप कहेंगे इसने स्वयं का विवाह किया था नागवंशी कन्या कुबेर नागा से। फिर देखिए दूसरा इसने क्या किया, क्योंकि इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है कि मुझको शकों को भारत से बाहर करना है और शक दक्षिण भारत में सक्रिय है। इसने क्या किया? इसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता, इसकी पुत्री का नाम है, इसने क्या किया? अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह, इसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह महाराष्ट्र के, अब देखिए महाराष्ट्र के राजा के यहां शादी करके दोस्ती कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसका टारगेट क्या है? अगर ये महाराष्ट्र में मजबूत हो जाएगा तभी तो दक्षिण भारत में शकों को हराएगा। प्रभावती गुप्ता का विवाह महाराष्ट्र के वाकाटक वंश के, महाराष्ट्र के वाकाटक वंश के रुद्रसेन से किया था। किससे किया था? वाकाटक वंश के रुद्रसेन से किया। ये रुद्रसेन के साथ याद करेंगे, ये पहले रुद्रसेन नहीं है। जैसे एक ही नाम के साथ जब कई राजा होते थे तो नाम बदलता रहता था। इसने रुद्रसेन द्वितीय से किया था। किससे किया था? रुद्रसेन द्वितीय से किया। अब ये विवाह सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक विवाह था, क्योंकि इसको शकों को दक्षिण भारत से हटाना था। इसने शादी किससे किया था? रुद्रसेन से किया। अब जब इसकी वाकाटक वंश में रिश्तेदारी हो जाएगी तो मजबूत होगा कि नहीं मजबूत होगा? अब जब ये शकों पे अटैक करेगा तो अपनी सेना तो लेकर के जाएगा, साथ में वाकाटक वंश की भी सेना इसको जो है वो मिल जाएगी। और ध्यान देंगे तीसरा विवाह इसने किसके साथ किया है? तो आप कहेंगे तीसरा विवाह इसने किया था अपने पुत्र का। किसका किया था? तीसरा विवाह इसने अपने पुत्र का। शायद आपको नहीं दिखेगा, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलिए देखिए, इनका जो पुत्र है ना, इनके पुत्र का नाम हुआ करता था कुमारगुप्त। तो आप क्या कहेंगे? अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह, अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह ऐसे लिखेंगे कदम्ब के शासक, अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह कदम्ब के शासक काकुत्स वर्मन। अगर याद कर पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं याद कर पाएंगे तो ये वाला ज्यादा पूछता नहीं है। काकुत्स वर्मन की पुत्री से किया था। किससे किया था? काकुत्स वर्मन की पुत्री से किया।
हालांकि इस लड़की का नाम जल्दी लिखा नहीं मिलता है। हाँ, बस इतना लिखा मिलता है कि इसने अपने पुत्र का विवाह कहाँ किया था, तो वह कदम्ब कश्मीर के राजा थे, उनकी पुत्री काकुत्स वर्मन से क्या किया था, शादी किया था। ये इसकी 3 शादियां हैं जो इसने किया है। स्वयं का विवाह किया है कुबेर नागा से, पुत्री का विवाह किया वाकाटक वंश में, और अपने पुत्र का विवाह कहां किया था, कदम्ब वंश में। और जब 3 शादियां करके मजबूत हो गया तो इसने किस पे अटैक किया था, तब इसने अटैक किया है शकों पर। क्या करेंगे आप, अगली हेडिंग आप बनाएंगे चंद्रगुप्त, अगली हेडिंग आप बनाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। अगली हेडिंग आप बनाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय व शक। आइए देखते हैं ये शकों को कैसे भारत से पराजित करेगा। अगली हेडिंग बनाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय व शकों का अंत। चंद्रगुप्त द्वितीय व शकों का, ये क्वेश्चन ही कई बार पूछा जाता है कि भारत में शकों का अंत किसने किया था, तो आप कहेंगे भारत में जो शकों का अंत किया है वो किसने किया है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भारत से शकों को समूल नष्ट कर दिया था। इसने कहा था, अब इसने शकों को हरा करके क्या किया था, भारत से इसने शकों को अंत कर दिया था। अब देखिए बहुत ध्यान से, एक युद्ध हुआ है, इस युद्ध को क्या माना जाता है कि इसी युद्ध से शकों का अंत हुआ। देखिए बहुत ध्यान से, युद्ध कैसे हुआ, एक और कौन थे, एक और थे चंद्रगुप्त द्वितीय, एक और कौन थे, एक और थे चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय अटैक किसके ऊपर करने जा रहे हैं, ऐसे समझेंगे। एक और कौन राजा था, एक और राजा था गुप्त राजा, यानी गुप्त राजा कौन हुआ करता था, वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। और इनके पैरेलल कौन हुआ करता था, शक राजा था जो भारत में शासन करता था। अब अगर शक राजा को ये अकेले नहीं हरा पाते तो इन्होंने किससे सहायता लिया था, इनकी सहायता किया था वाकाटक वंश ने। और वाकाटक वंश वाले क्यों सहायता कर रहे हैं, क्योंकि अब रिश्तेदारी हो गया है, यानी वाकाटक वंश वाले अपने ससुराल की सहायता करने गए थे। और जो शक राजा था उसका नाम होता है रुद्र सिंह तृतीय। क्या नाम होता है, इसका नाम होता है रुद्र सिंह तृतीय। अब देखिए, यही जो शक लोग जब भारत में आए थे तो इनका नाम क्या होता था, इनका नाम होता था मोगा, माउस, नहपान। आज इनका नाम क्या होने लगा है, रुद्र सिंह। यानी जितने भी विदेशी आक्रमणकारी भारत में आते थे, जितने भी, इसको ध्यान समझेंगे, हमारे भारत की मिट्टी ही ऐसी रही है कि इसने सारे आक्रमणकारियों को अपने आप में रचा बसा लिया है, सबका हमने आत्मसात किया है। जो आक्रमणकारी बन के आते थे वो भारतीय बन के ही रह ही जाते थे। आप याद करिए, हमारे यहाँ कुषाण वंश के राजाओं ने क्या किया, आक्रमण किया। उनका नाम था कुजुल कटफिसस, बीमा कटफिसस, हुबिस्क, कनिष्क। क्या ये कहीं से आपको भारतीय नाम लगता है, लेकिन जो कुषाण वंश का अंतिम राजा था उसका नाम था वासुदेव। यानी आए थे तो कटफिसस थे और हमारे यहां शासन करते करते वासुदेव हो गए, यानी भारतीय धर्म ने उनको आत्मसात कर लिया। ऐसे ही आप शक राजा के बारे में देखिए, जब शक भारत में आए थे तो इनके यहां मोगा, माउस, चष्टन, नहपान नाम के राजा होते थे। और जो अंतिम शक राजा है उसका नाम है रुद्र सिंह तृतीय। वो भारत में आकर के रुद्र यानी भगवान शिव के नाम पे अपना नाम रख रहा है। तो चाहे हमारे यहाँ हिंद यवन आए हो, चाहे शक आए हो, चाहे पहलव आए हो, चाहे कुषाण आए हो, ये सब भारत की मिट्टी में रच बस करके अंततः भारतीय बन गए। और हमारी मिट्टी की खूबसूरती है कि हम इनको ऐसा आत्मसात करते हैं कि ये लोग भारतीय कहे जाने लगते हैं। तो ऐसे हुआ भी। तो शक राजा का क्या नाम था, रुद्र सिंह द्वितीय। ये जो युद्ध हुआ था ना, इस युद्ध में जो चंद्रगुप्त द्वितीय था ये वाकाटक वंश की सहायता से क्या हो गया था, ये हो गया था विजयी। और जो रुद्र सिंह तृतीय है ये क्या हो गया था, ये हो गया था पराजित। और इसी हार के साथ ही हमारे भारत देश में शकों का समापन हुआ था। क्या हुआ था, भारत में शकों का समापन हुआ था। तो कभी आपसे पूछा जाए भारत से शकों को समाप्त किसने किया है, तो आप क्या बोलेंगे, भारत से शकों को समाप्त किया है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अब देखिए, अब ये करने के बाद इसने क्या किया, इस विजय के बाद इसने पहला काम क्या किया, इसने विक्रमादित्य की उपाधि लिया। कौन सी उपाधि लिया, इसने विक्रमादित्य की उपाधि लिया। ये विक्रमादित्य की उपाधि कब से चली थी, तो याद करिए, मैंने आपको सिखाया था कि जब शक हमारे भारत देश में आए थे तो इनकी 5 शाखाएं थी। शक हमारे भारत देश में 5 शाखा से आए थे। एक चली गई थी अफगानिस्तान, एक पेशावर,
एक मथुरा, एक उज्जैन और एक नासिक। शकों की जो शाखा उज्जैन गई थी, वहां पे विक्रमादित्य नाम का राजा था, उसने शकों को वहां पराजित किया। 57-58 ईसा पूर्व में उसने पराजित किया था। और जब उसने शकों को पराजित किया तो उसने विक्रम संवत की शुरुआत किया था 57 या 58 ईसा पूर्व में। वहीं से ट्रेंड बन गया। जब भी हमारे भारत देश में कोई व्यक्ति किसी विदेशी राजा को हराता था तो विक्रमादित्य की उपाधि लेता था। कुल 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि लिया है। अंतिम जो व्यक्ति है वो है हेमू विक्रमादित्य, जिसको पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने हराया था। वो 14वां अंतिम व्यक्ति था। तो जब शकों को हराया तो इन्होंने कौन सी उपाधि लिया? विक्रमादित्य की उपाधि लिया। यानी आज के बाद ये किस नाम से जाने जाएंगे? तो आज के बाद ये जो है हमारे भारत देश में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाने जाएंगे। किस नाम से जाने जाएंगे? आज के बाद हमारे भारत देश में विक्रमादित्य के नाम से जाने जाएंगे। इनको लोगों ने क्या कहना शुरू किया? लोगों ने कहना शुरू किया कि ये जो व्यक्ति है ये शाकाहारी है। शाकाहारी का मतलब होता है शकों का आहार करने वाला। लोगों ने कहा शकों का इसने आहार कर लिया, शाकाहारी कहा गया इनको। इनको ही शकसूदन कहा गया। क्या कहा गया? ये व्यक्ति शकों को इसने मारा था तो क्या कहा गया? ये इनको शकसूदन कहा गया। ये दोनों क्या है? ये दोनों इनको उपनाम मिल गए थे। तो आपसे क्या पूछा जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब लिया? तो कहेंगे शकों को भारत से बाहर करने के बाद, उनका समापन करने के बाद इसने विक्रमादित्य की उपाधि लिया है। और ये उपाधि कुल 14 राजाओं ने लिया है। और इसके बाद इन्होंने क्या किया था? एक बड़ा काम किया था। इन्होंने व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए थे। किस शैली के? इन्होंने व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए थे। मैंने आपको बताया है कि गुप्त काल के राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए हैं। तो इसके सिक्के पे क्या बना हुआ था? इसके सिक्के पे बाघ बना था। यानी इसने क्या किया है? इसने व्याघ्र प्रकार का सिक्का चलाया है। किस प्रकार का? इन्होंने व्याघ्र प्रकार का सिक्का चलाया। तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप समझ पाए कि चंद्रगुप्त और शकों के बीच में क्या संघर्ष हुआ था और शकों का कैसे अंत हुआ। और जो चंद्रगुप्त था वो क्या बन गया? वो बन गया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्या बन गया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। मैंने आपको सिखाया कि जो चंद्रगुप्त विक्रमा, भारत में गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, या अब हम इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कह सकते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में ही हमारा जो भारत है वो प्राचीन काल का स्वर्ण काल बना था। ये गुप्त काल में तो बना है, लेकिन गुप्त काल में किस राजा के समय में बना है? तो क्या कहेंगे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में क्या बना है? ये स्वर्ण काल बना है। अब देखिए बहुत ध्यान से, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 विशेष लोगों का समूह था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 विशेष लोगों का समूह था। और जो इनके दरबार में 9 विशेष लोगों का समूह था, उन्हें ही हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? कि इनके दरबार में 9 रत्न पाए जाते थे। क्या कहा गया? कि इनके दरबार में कौन पाए जाते थे? 9 रत्न जो हैं वो इनके दरबार में पाए जाते थे। इन्हीं 9 रत्नों में एक व्यक्ति कौन थे? इन्हीं 9 रत्नों में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कालिदास। क्या नाम था? कालिदास। कालिदास का आप जानते हैं, ये अपनी साहित्य की रचनाओं के लिए फेमस हैं। विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशीयम, क्या मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ये सारी रचनाएं इन्हीं की हैं। इसके अलावा और कौन कौन था ध्यान देंगे। इनके दरबार में एक चिकित्सक भी पाए जाते थे जिन्हें कहते हैं धन्वंतरी। पूछा जाएगा ये आपने एक नए चिकित्सक का नाम सुना। चरक किसके दरबार में थे? चरक जो हैं कनिष्क के दरबार में थे। जीवक जो हैं बिंबिसार के दरबार में थे। तो इनके दरबार में कौन था? धन्वंतरी थे। एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था छपड़क। क्या नाम था? छपड़क। एक और व्यक्ति है जिसका नाम है बेताल भट्ट। क्या नाम है? बेताल भट्ट। हालांकि कभी भी आपसे नवो नाम नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक करके सारे नाम बता दे रहा हूं ताकि आपके सारे नाम क्या हो जाएं? याद हो जाएं। फिर देखिए बहुत ध्यान से, एक और व्यक्ति कौन थे? जिनका नाम है अमर सिंह। इनके दरबार में कौन थे? अमर सिंह थे। एक और व्यक्ति थे जिनको कहते हैं शंकु। क्या नाम था? शंकु। एक और व्यक्ति हैं जिन्हें कहते हैं वरुरुचि। क्या कहा जाता है? वरुरुचि हुआ करते थे। एक और व्यक्ति थे, बहुत बड़े खगोलविद थे, जिन्हें कहा जाता है वराह मिहिर। क्या कहा जाएगा? वराह मिहिर। काउंट करिए कितना नाम हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। कालिदास हो गए, धन्वंतरी हो गए, छपड़क हो गए, बेताल भट्ट हो गए, अमर सिंह हो गए। ठीक,
वराह मिहिर हो गए, वरुचि हो गए, एक कौन बचे हैं, हाँ एक बचे हैं घटकर पर। क्या नाम था, घटकर पर। ये 9 लोग हैं जो इनके दरबार में पाए जाते थे। इन 9 का नाम आपको नहीं याद करना, आपको केवल और केवल विशेष तौर पर आपको कालिदास का नाम याद करना है। और इनके दरबार में चिकित्सक कौन थे, धन्वंतरी। ये 2 नाम आप याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। बाकी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि इनके दरबार में कौन पाए जाते थे, इनके दरबार में जो है वो 9 विशेष लोग पाए जाते थे। कौन पाए जाते थे, 9 विशेष लोग इनके दरबार में पाए जाते थे। यही नहीं, इनके दरबार में एक व्यक्ति भी आया था जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाएगा। आप क्या बोलेंगे, इन्हीं के समय में चीन से, इन्हीं के समय में चीन से एक यात्री आया था, बहुत पूछा जाएगा। इन्हीं के समय में चीन से एक तीर्थयात्री आया था, वो बौद्ध धर्म के स्थल देखने के लिए आया था। उसका नाम क्या होता है, उसका नाम है फाह्यान। फाह्यान नाम का व्यक्ति आया है। ये 399 में आया था और 414 तक ये भारत में रहा है, ये इस भारत में रहा है। और इसने अपनी भारत यात्रा का वर्णन किस पुस्तक में किया है, जिसकी पुस्तक का नाम होता है फोकोकी। याद करके रखेंगे, बहुत पूछा जाएगा। इसके पहले आपने पढ़ा होगा या आप जानते होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आया था, उसकी पुस्तक है इंडिका। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में फाह्यान आ रहा है, पुस्तक का क्या नाम है, पुस्तक का नाम है फोकोकी। हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग आएगा, पुस्तक का नाम क्या होगा, सीयूकी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आएगा, पुस्तक का नाम क्या होगा, किताबुल रहला। फिलहाल आप इस पर फोकस करिए, ये इनके दरबार में चीन से कौन आया था, एक तीर्थयात्री आया था। ध्यान देंगे, अगर कभी भी आपसे कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का धर्म पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, धर्म में ये जो था ये भागवत धर्म का उपासक था। किस धर्म का, भागवत धर्म का। भागवत यानी ये जो है भगवान विष्णु की पूजा किया करता था, ये भगवान विष्णु का उपासक था। और कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि धार्मिक रूप से कैसा राजा था, तो आप कहेंगे ये धार्मिक रूप से सरल राजा था। ये कभी भी धर्म के नाम पे लोगों का अत्याचार नहीं करता था। कैसे पता चलता है, क्योंकि ये सोचिए, राजा अगर धर्म को लेकर ये कठोर होता तो क्या उसके दरबार के लोग किसी अन्य धर्म को फॉलो करते, कभी ना होता। इसके दरबार में 2 लोग थे, कौन कौन, एक इसका सेनापति था जिसका नाम था आम्रकादव, एक इसका सेनापति है जिसका नाम है आम्रकादव। इसका जो सेनापति था आम्रकादव, ये सेनापति था और ये बौद्ध धर्म को फॉलो करता था। अगर ये बहुत कट्टर व्यक्ति होता अपने भगवान विष्णु को लेकर के, तो क्या इसका सेनापति बौद्ध धर्म को फॉलो कर पाता, कभी नहीं कर पाता। तो इसका जो सेनापति है आम्रकादव, वो क्या कर रहा है, बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहा है। और इसका एक सचिव था जिसका नाम था वीरसेन। इसका एक सचिव था जिसका नाम था वीरसेन। और वीरसेन जो है ये शैव उपासक था, यानी ये भगवान शिव की पूजा करता था। यानी अगर आपसे कभी पूछा जाए, जब इस्लाम ने हमारे देश पे शासन किया है तो उन्होंने सभी को इस्लाम धर्म कबूल करवाया, लेकिन क्या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या क्या कहते हैं अशोक ने, इन राजाओं ने जनता को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया है? तो इन लोगों ने कभी भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवाया है। देखिए, हम लोगों ने अलग अलग पॉइंट से हम लोगों ने समझने का प्रयास किया है। मैंने आपको समझाया कि गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय को सीखना है, ये कैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बन गया। मैंने समझाया कि प्राचीन भारत का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है, साहित्य और मंदिर निर्माण की वजह से। श्रीगुप्त संस्थापक है, घटोत्कच अगला राजा है, चंद्रगुप्त प्रथम अगला राजा है, इसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं। समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त के बाद विशाख दत्त की रचना देवी चंद्रगुप्तम ये कहती है कि रामगुप्त नाम का राजा हुआ। पूरी कहानी मैंने आपको बताई। अभिलेख कहते हैं कि रामगुप्त नाम का राजा नहीं हुआ। हमने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना शुरू किया। 380 से लेकर के 415 ईस्वी तक इनका शासन रहा है। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उज्जैन बहुत फेमस हुआ था तो उज्जैन को द्वितीय राजधानी कहा जाता है। इन्होंने देवगुप्त, देवश्री, देवराज, परम भागवत, पराक्रमांग और विक्रमादित्य की उपाधि लिया है। विक्रमादित्य की उपाधि कब और कैसे लिया, यही आपसे पूछा जाएगा। मेहरौली का जो लौह स्तंभ है उसमें चंद नाम के राजा का वर्णन मिलता है। उसमें लिखा मिलता है, चंद नाम के राजा ने शकों को भारत से भगा दिया। चंद नाम के राजा के दरबार में 9 विद्वान पाए जाते थे। तो ये सारा काम किससे मिल रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय से। तो हम लोग ये मानते हैं कि चंद नाम का राजा चंद्रगुप्त द्वितीय है। तो हमको इनकी जानकारी कहां से मिलती है, हमको इनकी जानकारी मिलती है मेहरौली के लौह स्तंभ से।
इन्होंने वैवाहिक नीति का पालन किया। स्वयं का विवाह नागवंशी कन्या कुबेर नागर से किया, जिससे प्रभावती गुप्ता पैदा हुई। प्रभावती गुप्ता का विवाह महाराष्ट्र के वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से किया। इन्हीं की सहायता से शकों को भारत से भगाएगा और अपने पुत्र कुमार गुप्त का विवाह इसने कदम्ब शासक काकुत्स वर्मन की पुत्री से किया। इसका टारगेट ही था शकों को बाहर करना। तो गुप्त राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों पर अटैक किया और शकों का राजा था रुद्र सिंह तृतीय, इनकी सहायता किया वाकाटक वंश ने। ये दोनों वंश मिलकर के विजयी रहे और शकों का भारत से शासन समाप्त हुआ। इसने चंद्रगुप्त के बाद विक्रमादित्य की उपाधि ले लिया। इसने व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए। सकारी और शक्तूदन लोगों ने इसे कहना शुरू कर दिया था। तीन बातें और, इनके दरबार में 9 विशेष लोगों का समूह था जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। चीन से फाहियान इनके दरबार में आया था और धर्म में ये बहुत ही सरल व्यक्ति था। स्वयं भागवत धर्म को फॉलो करता था, लेकिन इनके दरबार के जो अन्य लोग थे वो अलग अलग धर्मों को फॉलो करते थे। ये किसी पे धार्मिक दबाव नहीं बनाया करता था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बनने कर की पूरी कहानी मैंने आज आपको समझाई है। एक बार आप लोग इस क्लास के बाद जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी, कि आपको सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई। इससे बनने वाले सारे प्रश्न आप परीक्षा में आप कर ले जाएंगे, इतनी जानकारी अगर आपने रख लिया है। एक मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूं, आप लोग मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं और कालिदास को भारत का क्या कह के संबोधित किया जाता है। जैसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, नागार्जुन को भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं, वैसे आपको बताना है कालिदास को भारत का क्या कहा जाता है। कालिदास अपनी उपमा के लिए बहुत फेमस है। कालिदास जो उपमा दे देते हैं वो उपमा जल्दी कोई दे नहीं पाता। कालिदास ऐसी नायिका का वर्णन कर देंगे, ऐसी कटीली नायिका का वर्णन कर देंगे कि वैसी नायिका मिलना मुश्किल हो जाएगा। नायिका के बाल जो हैं वो हिमालय से गिरते झरने की तरह हैं, धवल, ऐसा वो वर्णन कर देंगे कि वैसी नायिका मिलना मुश्किल हो जाता है। तो कालिदास अपनी उपमा के लिए फेमस है। तो उम्मीद है आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। ठीक, आपके कमेंट का मुझको इंतजार रहेगा। संस्थान आपके प्रति आपके भाव को जरूर जानना चाहता है। मैं स्वयं जानना चाहता हूं कि मेरी क्लास आपको कैसी लगी। मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नमस्कार।